क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लाए हैं। आप सभी को पता है क्लास 12th हिंदी कोर का हम सिलेबस करा रहे हैं। तो हिंदी कोर में जो हमारी बुक चलती है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। सबसे पहले हमने जो बुक स्टार्ट करी है वो है हमारी आरोह भाग 2। ये हमारी हिंदी की मेन पुस्तक है। इसके अलावा जो वितान है वो हिंदी की पूरक पुस्तिका है, जिसके अंदर सिर्फ गद्य खंड की कुछ स्टोरीज यानी कि सिर्फ 3 अध्याय दिए गए हैं। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने जो आरोह शुरू किया है ये इसका हमने काव्य खंड स्टार्ट किया। ये पुस्तक 2 खंडों में विभक्त है। तो काव्य खंड में अब हम आ चुके हैं अपने उषा अध्याय पर। उषा एक कविता शमशेर बहादुर जी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर सबसे पहले ये कविता हम शुरू करें तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई उषा है क्या। आपने बहुत सारी स्त्रियों के नाम, लड़कियों के नाम उषा सुने होंगे, लेकिन उषा से तात्पर्य होता है एक समय, ठीक है, एक प्रहर, दिन का वो प्रहर जिस समय सुबह हो रही होती है लेकिन सूर्योदय नहीं होता। आसमान में जो है वो अंधेरा भी है और पूरब की तरफ से लालिमा भी है, और वहीं से धीरे धीरे लालिमा घटते हुए धीरे धीरे रोशनी आनी शुरू होती है और आसमान की कालिमा गायब हो जाती है। तो पूरब से आने वाली लालिमा से लेकर सूर्योदय होने तक का समय उषा काल कहलाता है। तो जैसे ही उषा काल खत्म होता है तुरंत सूर्योदय होता है, और ये सूर्योदय कब प्रारंभ होता है, जैसे ही हमें पूरब की दिशा से सूरज दिखना शुरू होता है। तो अक्सर हम लोग ये देखते हैं, जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उन्होंने तो ये देखा होगा कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो रोशनी तो हो जाती है पर सूरज नहीं दिखता। सूरज हमें काफ़ी देर बाद दिखता है। तो ये पूरा टाइम हमारा कब होता है, ये होता है उषा काल का समय, कि रोशनी हो चुकी है, दिन आ गया है, सूरज नहीं दिख रहा। पूरब की तरफ से स्टार्टिंग में जब रोशनी आनी शुरू होती है तो उस समय सिर्फ लालिमा होती है, फिर रोशनी बढ़ती है। तो यही उषा काल का समय होता है। इसी का वर्णन यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह जी ने बहुत सारे उपादानों से किया है। सुबह राख का चौका जो गीला है, स्लेट पर लाल खड़िया, सिल पर केसर का पिसना, ये कई उपादान यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं जिसके माध्यम से इन्होंने उषा के सौंदर्यकरण किया है। चलिए ये पाठ शुरू करते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय शमशेर बहादुर जी का, फिर पाठ की रूपरेखा देखेंगे हम पूरी, संपूर्ण व्याख्या और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य। अब कविता ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, इसीलिए हमने इसे एक ही काव्यांश में व्यक्त कर दिया, यानी कि एक बार में पूरी कविता हम करेंगे। तो पहले हम देखेंगे हमारे कवि। कवि कौन है? शमशेर बहादुर जी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। उनकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं कुछ कविताएं चुका भी हूँ मैं नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे छोड़ है मेरी, हिंदी उर्दू कोश का संपादन आदि। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल क्या है देखिए, यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता पर केंद्रीय और एक केंद्रीयता की है। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ तो उन्होंने किसी कला को स्थापित किया है, दूसरी तरफ वहां पर उसे उस प्रहर को जीवित करने या उसे उसी अमूर्त रूप में प्रस्तुत करने का, यानी कि पूरी कविता उसी पर केंद्रित की गई है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में होती है। बिंब धर्मी कवि क्यों? क्योंकि वो अपने शब्दों के माध्यम से एक ऐसे दृश्य को प्रस्तुत करते हैं, या तो हम उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर दृश्य बिंब, आपका नासिकीय बिंब, स्पर्श बिंब और आपका श्रवण बिंब, बहुत तरीके के बिंब निकल कर आते हैं। ये बिंब प्रधान रचना करने में माहिर है। उनका कवि मन कलाओं के बीच की दूरी को ना केवल पाटता है, यानी कि दो कलाओं के जो एक डिस्टेंस होता है उसको रोकने की कोशिश करता है, बल्कि भाषातीत को जानना चाहता है, यानी कि भाषा का जो अतीत है उसे भी जानने का प्रयास करता है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का स्वभाव अलग है। उनका निधन वर्ष 1993 में अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ की रूपरेखा देख लेते हैं क्या दिया गया है।
हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से जुड़े नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय के पूर्व पल पल होते परिवर्तनों को केवल मूक दृष्टा नहीं है, यानी कि सूर्योदय से पहले जिस तरीके से आसमान में परिदृश्य बदल रहे हैं उनको सिर्फ उन्होंने देखा नहीं, चुप होकर, जैसे हम लोग देखते हैं हाँ चुप होकर देख लिया, ये तो भाई डेली रूटीन है, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया, बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने ये वाले सृष्टा हैं। यानी कि आसमान में जो चीज़ें घटित हो रही हैं, पल पल जो चीज़ बदल रही है, उसी तरीके से जो है सुबह होते ही लोगों का जनजीवन जिस तरीके से शुरू होता है उसके साथ उन्होंने ये सारी चीजें जोड़ी हैं। कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता हुआ एक ऐसे गतिशील शब्द चित्र को उपस्थित करता है जो नैसर्गिक प्रकृति की सुबह से जुड़ा है। कहाँ कैसा प्रदेश कर रहे हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग का, सूर्य से निकलने का पहले। गाँव की सुबह में राख से लीपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट पर खड़िया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहक वातावरण, सभी कुछ मौजूद है। तो उन्होंने प्रकृति जिस तरीके से कहते हैं ना कि सुबह जिस तरीके से होती है, लोगों का डेली रूटीन भी उसी तरीके से शुरू होता है। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने उषा काल के साथ ही किस तरीके से गांव में जनजीवन प्रारंभ हो जाता है इसको बताया है, और जो उषा कालीन नभ है उसके लिए इन्होंने गांव के इस गतिशील चित्र का ही सहारा लिया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास में कविता, पूरी कविता हम एक बार में पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का कि अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये पूरी कविता थी। अब कविता में क्या दिया गया देखिए। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसा, शंख आप सभी ने देखा है, तो उस जगह उस समय प्रातः का नभ था, सुबह सुबह का जो नभ है वो उस शंख के कलर का था। भोर का नभ था, अर्ली मॉर्निंग एकदम। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब इन्होंने देखिए यहाँ पर बताया कि किस तरीके से सुबह हो गई, सुबह होने के साथ ही उन्होंने किस तरीके से लोगों की दिनचर्या शुरू हो रही है ये चीज बताने का प्रयत्न किया। क्या कह रहे हैं कि रात में जब किचन का काम खत्म हुआ, रसोई का काम खत्म हुआ, तो उसे लीप कर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब सूर्योदय हुआ, मतलब सुबह जब उषा काल हुआ, तो तब तक जो है वो चौका सूखा नहीं था। इसका कारण क्या था, इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया ना कि अभी गीला पड़ा है, तो ये लाइन को ब्रैकेट में लिखने का तात्पर्य ये है कि उसका गीला होने का तात्पर्य है कि वातावरण में अभी नमी विद्यमान है, कि पूरी तरीके से अभी भोर तो हुई नहीं है। अब रात के समय क्या होती है, ओस पड़ती है, तो नमी तो रहती ही रहती है। तो वही चीज़ उन्होंने बताई है कि अभी भोर तो जो उषा काल में जो उजाला होना तो शुरू हो चुका है, लेकिन नमी अभी भी वातावरण में विद्यमान है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। अब इन्होंने क्या बताया कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय है। अब क्या हुआ, पूरब की तरह से लालिमा आ रही है, लेकिन आसमान में अभी भी कालिमा विद्यमान है। अर्ली मॉर्निंग में उठी है जब अंधेरा रहता है, लेकिन पूरब की तरफ से लालिमा आनी शुरू होती है। तो उस समय का इन्होंने परिदृश्य प्रस्तुत किया। क्या कह रहे हैं, बहुत काली सिल, एक बहुत काली सिल बट्टा आप लोग जानते हैं ना जिसमें मसाला पीसा जाता है, तो वो काली सी सिल है, और उस पे जो है किसी ने जैसे लाल केसर पीसी हो, लाल केसर पीसने के बाद उसे पानी से धो दिया हो, तो उस केसर के रंग की वजह से वो काली सिल के ऊपर वो लालिमा दिखाई दे रही। इसी तरीके से सुबह प्रातः का नभ होता है कि कालिमा भी रहती है, लालिमा भी रहती है, जैसे काली सिल पे किसी ने केसर पीसा हो और उसे पानी से धो दिया हो। अब दूसरा उपादान क्या ले रहे हैं, इन्होंने एक ये उदाहरण दिया। सबसे पहली चीज तो पहला उदाहरण उन्होंने ये दिया कि किस तरीके से सुबह का आसमान लग रहा है। अब दूसरी चीज की उपमा क्या दे रहे हैं, वो है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से काली स्लेट होती है, काली स्लेट पे अगर लाल जो है वो चौक कोई पूरी स्लेट पर मल दे, तो जिस तरीके से कालिमा और लालिमा जो साथ दिखाई देती है, इसी तरीके से सुबह का आसमान हो रहा है।
तो दो चीजें उन्होंने यह कहते हुए बताई कि इस तरीके से सुबह का आसमान दिख रहा है, लेकिन इन्हीं दो तरीके से ये बताया है कि भाई जैसे ही सुबह हुई वैसे ही ग्रामीण जीवन में कार्यक्रम शुरू हो गए, यानी कि लोगों के कार्य करने का जो एक डेली रूटीन होता है। स्त्रियां रसोई में आ गई, उन्होंने सिल में मसाला पीसना शुरू कर दिया। बच्चे उठ गए हैं, उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, यानी कि स्लेट और चौक ले लिए और उन्होंने खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। अब क्या हो रहा है, अब इन्होंने क्या बताया कि भाई पूरब की तरफ से जो है अब रोशनी बढ़ रही है। रोशनी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि जो पानी, जो ठहरा हुआ पानी है, उसमें किसी की जो है झिलमिल सी रोशनी दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब वो झिलमिल सी रोशनी किसकी है? वो सूर्य के निकलने से पहले की रोशनी। जैसे सूर्य निकलता है ना, तो आप देखेंगे पूरब की साइड से थोड़ा ज्यादा सी रोशनी आनी शुरू होती है, तो वो उसकी परछाई किस में पड़ रही है? पानी पे पड़ रही है। तो वही उन्होंने बोला, नील जल में किसी की गौर झिलमिल दे। तो सूरज की वो जो रोशनी है उसका मानवीयकरण करते हुए उसे एक युवती की तरह उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे लग रहा है कि पानी में किसी की देह झिलमिला रही है, जैसे हिल रही हो। अब पानी जो हल्का हल्का से हिल रहा है, उस पे वो सूरज की रोशनी जब पड़ रही है तो वो थोड़ी सी हल्की हल्की सी हिलती दिखाई दे रही है, कि जैसे लग रहा है किसी का जो शरीर है वो उस शरीर की परछाई उसमें हिलती हुई दिखाई दे रही। और अब चूंकि सूरज निकलने वाला है तो उसकी रोशनी पानी में दिखती हुई से दिखाई दे रही है, तो जैसे लग रहा है कि कोई किसी का शरीर, लेकिन इतने में ही क्या है, सूरज निकल आता है। जादू टूटता है इस उषा का कि अब सूर्योदय हो रहा है। तो सुबह के समय जो इतना खूबसूरत वातावरण उषा काल का था, वो जादू कब टूटता है? जब सूर्योदय होता है। और सूर्योदय होते ही उषा का जो जादू है वो खत्म हो जाता है, यानी कि उषा काल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये शमशेर बहादुर जी ने छोटी सी कविता दी, लेकिन बहुत सारी बातों को उन्होंने इसके पीछे बताया। चलिए देखते हैं क्या है संदर्भ। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई है। उषा बिंब धर्मी कवि शमशेर जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। अब आ जाते हैं प्रसंग पे। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत कविता में भोर के पश्चात उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण हुआ है। ठीक है, उषा काल के दौरान जो सूर्योदय हो रहा है, उषा काल का पहले वर्णन किया है और फिर उसी के साथ सूर्योदय का वर्णन किया। देखिए क्या है व्याख्या। प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा उजाला भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं होता है, तो उस तरीके का लग रहा है। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अभी अभी राख से लीपा हुआ चौका हो। अब जैसे राख जो होती है, आप लोगों ने देखा ग्रे कलर की होती है, अगर उसे लीप दिया जाए तो वो थोड़ी और ज्यादा डार्क हो जाती है, डार्क हो जाती है ना। जब सूख जाती है तो वो लाइट हो जाती है। तो अब चूंकि गीला है तो इसीलिए उसकी डार्कनेस को बताने के लिए भी नीले शंख का इस्तेमाल किया गया है। कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाता हुआ बताता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई। वस्तुतः यह सूर्योदय से पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब है, कि जो सूर्योदय से पहले जो लालिमा फैल रही है उसको बखूबी वर्णित किया है। या किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया या चौक मल दी। कवि उषा के इस समय में चित्र को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य बिंब या उपमान को प्रस्तावित करते हुए कहता है कि उषा काल सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की, यानी कि कवि का संकेत यहाँ उषा रूपी युवती से है। उषा का इन्होंने क्या कर दिया? मानवीयकरण। उषा रूपी युवती की गोरी देह झिलमिला रही हो। अब चूंकि उसमें चमकीला जो पानी दिखाई दे रहा है उसे उन्होंने क्या बोला है? गोरी देह। इस वर्णन के पश्चात संभावनाओं से बाहर निकलता हुआ कवि उषा के इस जादुई परिदृश्य के सम्मोहन के टूटने की बात करता है, यानी कि वो जो रोशनी है जो एक देह की तरह चमक रही थी, अब उसी के साथ ही उषा का वो जादू खत्म हो गया। और बताता है कि इन सजीव प्राकृतिक दृश्यों के परिवर्तित होने के पश्चात प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है।
आसमान राख से लीपे हुए गीले चौके और लाल केसर से धुली काली सिल के जैसे दिखाई पड़ता है। इस बिंब में ग्रामीण स्त्रियों द्वारा भोजन बनाने के पश्चात चौके की लिपाई तथा सिल पर केसर पीसने की क्रिया का आभास होता है। तो इसका मतलब क्या है, गांव की गतिशीलता का भी उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है। काले रंग की स्लेट पर लाल खड़ियां मलने वाले अनाम बच्चे के नन्हे हाथों से आकाश के दृश्य की तुलना करना दिन की शुरुआत और उजाले को ग्रामीण बालकों के भविष्य से जोड़ती है। ऐसे में आकाश में सूर्योदय का होना नई आशा और उल्लास का प्रतीक बन जाता है और उषा रात्रि के गहन अंधकार और कालिमा को समाप्त कर प्रकाश फैलाने की सूर्योदय की प्रक्रिया की प्रत्यक्षदर्शी बनकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो जाती है। सूर्योदय के साथ ही सम्मोहन यानी जादू का टूटना एक नवीन और ऊर्जावान बिंब है। तो देखा आपने शमशेर बहादुर जी ने कितने अलग अलग बिंब प्रस्तुत किए, मतलब एक ही लाइन से उन्होंने बिंब भी प्रस्तुत किया, उन्होंने गतिशीलता भी बताई और साथ ही उन्होंने जो है उपमा भी दे दी। तो कई चीजें उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। चलिए अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य इस पंक्ति का। भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ हिंदी है। बिंबात्मक भाषा में रचित इस कविता में मुक्त छंद का सुंदर प्रयोग, आप देखेंगे कहीं पर भी छंद आपको नहीं मिलेगा। लघु शब्दावली के साथ दृश्य शैली का भी प्रयोग हुआ है। प्रातः काल के गहरे रंग एवं नमी को राख से लीपा हुआ चौका जैसे बिंब के माध्यम से साकार किया है। विभिन्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग द्रष्टव्य है। भोर का नभ में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार का प्रयोग देखने को योग्य है। नील जल में हिल रही हो तथा स्लेट पर लाल खड़िया चौक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग है, जैसे जल नीले आकाश का द्योतक है और गौर झिलमिलदेश सूर्य के प्रकाश का द्योतक बिंब है कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसकी वजह से एक गोरी ही जो है गोरे का शरीर दिखाई देता है। उषा का मानवीकरण हुआ है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार भी, क्योंकि उषा को उन्होंने एक युवती के रूप में भी प्रदर्शित कर दिया, इसलिए मानवीकरण है। कथ्य और शिल्प दोनों स्थितियों में कवि अलग प्रवृत्ति को दर्शाती ही है। कवि शिल्पों के प्रयोग से सचेत हैं। नए बिंब, नए प्रतीक तथा नए उपमानों के माध्यम से कविता नई क्रांति के साथ सामने आई। तो जिस तरीके के उपादान इन्होंने या जिस तरह की चीजें उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत करी हैं, ऐसे हमने चीजें कभी भी पहले, ऐसे उदाहरण, ऐसे बिंब पहले प्रस्तुत होते हुए नहीं देखे हैं। ये जो इन्होंने प्रयोग किया है ये बहुत ही अच्छा रहा है। उषा कविता के प्रकृति का परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र का रूप लेकर सामने आया है। अब मानवीय जैसे गौर झिलमिलदेह है, तो इसे क्या किया है उन्होंने जीवंत कर दिया। सॉरी, शमशेर जी ने प्रकृति की गति को बांधने के लिए अपनी बिंब धर्मिता की कुशलता पूर्वक प्रयोग किया है। प्रकृति की जो गति है उन्होंने अलग अलग जो उदाहरण प्रस्तुत किए ना, एक तरीके से ना उस गति को उन्होंने उसमें बांधने की कोशिश करी है। कवि का चित्रकार मन भी मोम की भांति बिखरकर शब्दों में फैल गया है। उन्होंने इतना बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया जैसे लगता है वो खुद उन उदाहरणों में कहीं बहकर रह गए हैं। कविता की भाषा सहज है, किंतु कविता के अंतर्गत विस्तृत बिंब का सृजन करने के कारण भाष्य ध्वनात्मक और बिंबात्मक बन गई है। तो अब चूंकि इसमें अलग अलग बिंब प्रस्तुत हैं, तो वो धनात्मक हमें जाहिर तौर पर दिखाई देती है। देशज तथा तत्सम शब्दों का सुंदर समन्वय के साथ कवि ने कविता की अद्भुत गति प्रदान करने की में सफलता पाई है। तो देशज शब्द भी मिले हैं और साथ ही साथ तत्सम शब्द हैं जो कहीं ना कहीं कविता को गति प्रदान करते हैं। तो ये रही हमारी एक छोटी सी कविता जो हमने आपको यहाँ पढ़कर बताई। उसका हमने अनुवाद भी आपको बताया, व्याख्या बताई और साथ ही साथ काव्य सौंदर्य बताया। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी हम और भी आपकी कविताएं लेकर आ रहे हैं। जल्दी मिलेंगे दोबारा अपने नए अध्याय के साथ भी, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।